हम तो पूछेंगे मैं आज बात देश के चौकीदारों से प्रधानमंत्री के मन की बात की। ऑडियो ब्रिज सीधा संवाद। प्रधानमंत्री ने आज मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत देश के चौकीदारों से बात की, उनकी बात सुनी और अपनी बात कही। इस बातचीत से साफ हो गया कि चौकीदारों को चोर कहा जाना अच्छा नहीं लग रहा है, चौकीदारों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनका लगभग पूरा समुदाय इन आरोपों से आहत है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री ने उन्हें सेना के जवानों के बराबर का तमगा दे दिया और खुद पर लग रहे आरोपों को विपक्ष की हताशा करार देते हुए कहा कि मैं विरोधियों की गाली को भी गहना बना लेता हूं। इसीलिए हम तो पूछेंगे, पहला बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री सचमुच गाली को गहना बनाना जानते हैं? दूसरा बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आरोप को अपनी ताकत बना लिया है? और तीसरा अहम सवाल, क्या नीरव मोदी की गिरफ्तारी ने पीएम को चौकीदार साबित कर दिया है? इन सवालों का लेंगे जवाब। हमारे साथ खास बहस के लिए बड़ा पैनल आगे होगा शामिल, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। होली का ये त्योहार खुशियों के अनेक रंग लेकर आता है, लेकिन इस रंग को और खूबसूरत बनाने में बड़ी भूमिका मेरे चौकीदार साथियों की भी होती है। आपकी मुस्तैदी ही दूसरों की खुशियों की गारंटी बन जाती है। आप सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत प्रणाम। चौकीदारों के साथ होली मनाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह आप ही की चर्चा है। लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्वों को आप सभी की प्रेरणा से निरंतर निभाने की शपथ ले रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पिछले कुछ महीनों से एक प्रकार से हर चौकीदार के जीवन के सामने, उनकी तपस्या के सामने उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो मेरे नाम से गाली देते, मेरा नाम कह करके कुछ भी बोलते तो शायद आपका ये नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो हिम्मत नहीं थी और इसलिए उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया है। मैं हर गाली को गहना बना देता हूं। गाली को ही गहना बना करके मैं गर्व के साथ पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से आगे बढ़ता हूँ। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। ये नामदारों की फितरती है। नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता, ये उनके स्वभाव में है और इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है। कामदार कुछ भी कर ले, अगर कोई कामदार प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी ये लोग उसे ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है, उसके भीतर का चौकीदार जिंदा रखना है। वो जहां भी हो, जिस काम को करता हो, जैसे भी करता हो, लेकिन देश के चौकीदार का काम वो कभी छोड़ेगा नहीं। आज हर भारतीय को गर्व है, उसका सीना आत्मविश्वास से चौड़ा है। दूसरी ओर टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं हमारी सेना ने किस प्रकार पाकिस्तान की सीने पर जाकर बम बरसा दिए। जी साहब, और देखिए परिस्थिति, देखिए आप भी अनुभव करते होंगे। जी साहब, बम तो गिरे पाकिस्तान में, चोट वही लगी पाकिस्तान में, लेकिन चीख रहे हिंदुस्तान में, दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में। और अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल साफ है कि क्या नीरव मोदी की गिरफ्तारी ने पीएम को सफल चौकीदार साबित किया है? देखिए, अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें और आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #चौकीदारों से बात पर दे सकते हैं। सवाल हम बहुत सीधा पूछ रहे हैं आज। सवाल में एक
बहुत सीधा संदेश है कि देश के प्रधानमंत्री को जब गालियों से नवाजा जाता है, जब एक के बाद एक गालियों की बौछार होती है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उसे भी गहना बनाकर आगे बढ़ता हूं। और इस बार क्योंकि इस पूरी चर्चा और हमले के केंद्र में देश का चौकीदार समुदाय आ गया है, तो चौकीदारों को भी वो यही संदेश देते हुए बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ आरएसएस विचारक संगीत रागी जी मौजूद हैं, यहां पर राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आरजेडी से प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर आज की इस चर्चा का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना और पद्म पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह जी भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा जी भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। स्वागत है आपका संजय झा जी। और जल्द ही हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका हमें इंतजार रहेगा। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले संजय झा जी, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, क्या गाली भी कभी गहना बन सकती है किसी के लिए, हाँ या ना? नेहा जी, आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है। जो व्यक्ति भारत के आपका, हर नागरिक का, भारत के आवाम का 30,000 करोड़ रुपया लूटकर अपने मित्र को, एक बड़े उद्योगपति को, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये देता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजाक कर रहा है, वो देश पर हंस रहा है। और इसीलिए आज चौकीदार चोर है देश का सबसे लोकप्रिय नारा है। और मैं बताता हूं हकीकत क्या है। संजय झा साहब, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, 1 घंटे का वक्त है, ये जो पूरा विश्लेषण है ये आप आगे करिएगा, पर मैंने तो हाँ ना में पूछा सर, एक लाइन का सवाल कि क्या गाली कभी गहना बन सकता है आपके विचार में, हाँ या ना? देखिए, मैं तो नेहा जी इतना ही कहूंगा कि भारत की जनता ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जवाब दे दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत का कोई भी नेता अभिनेता बनकर हमारे संपत्ति को लूटकर अपने दोस्तों को दे दे। आज नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, सब लोगों ने देश को लूटा है। और 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तो लोग ऐसे मामूली तरीके से ऐसे इन नंबरों की बात कर रहे हैं। ये देश के साथ मजाक है। और जब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देती हूँ। या तो देखिए, आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप समझ कर ना समझ बन रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा और इसको स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। 2014 में मणिशंकर अय्यर, आपकी पार्टी के सम्मानित नेता, उन्होंने जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था और जिस तरह से कहा था कि चाहे तो हमारे दफ्तर के बाहर चाय का स्टॉल लगा ले, वो गाली थी या नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं, सच क्या है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी और नेहा जी, नरेंद्र मोदी ने इस बात को माना कि चौकीदार उनका केंद्रीय, उनका मुख्य नारा होगा, मतलब श्री राहुल गांधी जी ने जब उनको कहा कि चौकीदार चोर है, और ये हर नुक्कड़ में, हर गांव में, हर घर में, हर शहर में, संसद में, हर जगह जब भी मोदी जी को लोग देखते हैं तो लोग एक महाचोर को देखते हैं। सर, मैं सेब की बात कर रही हूँ, आप संतरे की बात कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का बयान मैंने आपको याद दिलाया और सीधे पूछा कि जिस तरह से चाय वाले की उन्होंने बात की, वो आपको गाली लगा या नहीं? आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। 2017, सुनिए ना सर, 2017 आप ही के मणिशंकर अय्यर का एक और बयान याद दिला देती हूँ ना, मैं आपको एक और बयान याद दिला देती हूँ आपको। 2017 मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, नीच आदमी कहा था। संजय झा के लिए वो टिप्पणी गाली है या नहीं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, आपका प्रश्न है, मैं जवाब मैं जिस तरह के से उचित समझता हूं। नहीं, एक मिनट, जब प्रश्न पूछना आपकी जिम्मेदारी है, जवाब देना वो मेरा हक है। आप मेरा हक छीनने की कोशिश मत कीजिए नेहा जी। ये प्रजातंत्र है, अभी तक प्रजातंत्र है। मोदी जी तानाशाह नहीं बन चुके हैं अभी तक, और चुनाव में हारेंगे। तो इस बात पर जरा गौर किया जाए। जाके पूछिए ना किसी बेरोजगार को, जाके पूछिए हमारे युवाओं को जिनके पास नौकरी नहीं है, जाके पूछिए हमारे गरीब किसान को जो आत्महत्या कर रहे हैं, जाके पूछिए उन महिलाओं पर जिन पर अत्याचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमला किया है, उनको जाके पूछिए कि आप चौकीदार बन गए,
अरे देश को यहाँ पर प्रधानमंत्री चाहिए था, कोई झूठ बोलने वाला नौटंकी ढोंगी पाखंडी नेता नहीं। जनता से पूछिए, अच्छी बात कही आपने। कि नारा लगा दो, पीछे चलते हैं। मुझे मालूम आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन मेरा तो धर्म बनता है ना सवाल पूछना, वो भी फैक्ट बेस्ड। मैं तो सब जवाब दे रहा हूं। 2007 सोनिया गांधी ने मोदी को कहा झूठा, बेईमान और मौत का सौदागर। संजय झा के लिए ये टर्मिनोलॉजी गाली है या नहीं? मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप यहां 4-5 प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे नेताओं ने मोदी जी के बारे में कहा। क्या आप ये बताएंगे अपने दर्शकों को कि मोदी जी ने किसको कहा कि वो न्यू जर्सी काऊ हैं? मोदी जी ने किसको कहा 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड? मोदी जी ने किसको कहा विधवा? मोदी जी ने किसको कहा कि यदि किसी का बच्चा यदि मर जाए तो उसके आंख में आंसू आते हैं? नेताओं के बारे में एक बात नहीं बोलेंगे सर, तो क्या उसके नहीं, ये सवाल मैंने ऐसे हवा में नहीं पूछे थे। ये मैंने इसीलिए पूछा आपको संजय झा, मैंने बहुत सीधे सवाल आपको इसीलिए पूछे क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आप जैसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जो कांग्रेस पार्टी में अपना एक रुतबा रखते हैं, उनके लिए ये शब्द गाली है या नहीं है? जब ये कान में पड़ते हैं और किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और खासतौर पर तब जब वो देश का प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का नहीं, तो कैसा लगता है? आपने इन पे कोई जवाब नहीं दिया। मतलब मेरा ये मानना, आपको नहीं लगता कि ये शब्द जो है ये गाली? अब मैं आपसे ये कहती हूँ संजय झा कि ये जो दम है कांग्रेस पार्टी का और ये जो राजनीति है ना, आपने जनता की बात कही थी, तो मैं जनता का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताती हूँ। 2014 में जब चाय वाला कहा तो क्या हुआ? उसी चाय पर चर्चा करके जनता से संवाद किया नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस पार्टी को पानी पिला दिया। यह था जनता का वर्डिक्ट। 2017 में क्या हुआ? मणिशंकर अय्यर जी फिर पिक्चर में आते हैं, नीच आदमी बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और गुजरात में हारी हुई बाजी बीजेपी जीत जाती है। 2007 में क्या हुआ? झूठा, बेईमान, मौत का सौदागर श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी को, वो गुजरात में फिर बम्पर जीत से वापस लौटते हैं। अब आप समझे गाली को गहना कैसे बनाते हैं संजय झा? मैं जवाब देता हूं आपको। नेहा जी तो जानते हैं आपने क्या कहा अपने दर्शकों को कि जब मोदी जी पर आरोप लगता है तो मोदी जी एक तरीके से चतुरता के साथ और बिल्कुल मैं समझता हूं कि अनुचित तरीके से उसका फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूं कि ये राजनीति नहीं, ये राजनीति को घटिया और घिनौनी करने का उनका एक तरीका है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान बात करता है, जो शपथ लेता है प्रधानमंत्री होने के वक्त कि मैं देश में सबको एक साथ लेके आगे बढ़ूंगा, लेकिन देश को तोड़ने की कोशिश करता है, क्या आपको वो अभद्र नहीं लगता है? क्या आपको इस बात पर दुख नहीं होता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात चुनाव के वक्त उन्होंने आरोप लगाया भारत के प्रधानमंत्री है ना, कि आप भारत के प्रधानमंत्री है ना, देशद्रोही हैं। मुझे तो लगा आप कहेंगे एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। नहीं सर, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। मैंने तो सीधी सी बात कही, क्या गाली जो है वो गहना बन सकता है? आपने मेरी बात का एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपको उदाहरण गिनाए और उसके बाद मैंने संजय झा ये कहा कि जनता ने वर्डिक्ट दिया ना, 2014 में दिया, 2017 में दिया और उसके बाद उससे पहले 2007 में दिया। तो सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों नहीं सीखती? सर, मेरी बात, जो गलत आप मुद्दे उठाइए ना, गाली देकर मौका क्यों दे रहे हैं संजय झा जी? गाली देकर मौका क्यों दे रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, शांति रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। सुनिए, आपने बताया जनता का जनादेश, आपने ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जनादेश नहीं था क्या? उतरे उपचुनाव जो मोदी जी हारे वो जनादेश नहीं है? वो जनादेश गाली देने के लिए था क्या? मोदी जी और भाजपा हारे, मुद्दे थे ना आपके पास, मुद्दों पर जीते ना। एक मिनट, तो अब फिर क्यों सर मिसयूज क्यों? क्या आप ये कहना, सुनिए नेहा जी, क्या आप ये कहना चाहती, आप बड़े, आपका संपादक है, आपको मैंने दूसरे चैनल में देखा है, क्या नेहा पंत ये कहना चाहती है कि राफेल घोटाला नहीं है? क्या नेहा पंत ये कहना चाहती है कि अनिल अंबानी को, नेहा पंत सीएजी नहीं है? संजय झा साहब होमवर्क करके आया कीजिए, पार्टी बन जाइए ना, कांग्रेस पार्टी बने ना कोर्ट में जाकर के, घुमाइए मत, देश जानता है, पार्टी बनिए कोर्ट में जाकर के और लड़िए और कोर्ट को कहिए
कि भाई कैसे क्लीन चिट दे दी। आप भाजपा सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ अब जुड़ गए। सर बहुत 1-to-1 हो गया हमारे बीच में, बहुत 1-to-1 हो गया। नाउ आई वांट सुधांशु त्रिवेदी टू कम इन। सुधांशु जी सीधा सवाल मेरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संजय झा मेरी बात को नहीं मान रहे। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ये सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आधी सदी तक इसने देश पर राज किया है। क्या हो गया है इस पार्टी को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इस पार्टी को क्या हो गया है कि गाली तक का स्तर आ गया है राजनीति का, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, अरे सुधांशु जी, आप इस पार्टी में बहुत बड़ी समस्या क्या आ गई है। नेहा जी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए। अब देखिए, आ गए आप उसी टॉपिक पे आ गए। फिर समस्या जानते हैं क्या है कांग्रेस के साथ। एक जमाना था, हम लोग अपने बचपन में सुनते थे कि कांग्रेस का यह नारा या दावा रहता था कि सरकार चलाना हमें ही आता है। मगर ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा। मगर अब स्थिति यह है कि अपोजिशन में रहना, तो अपोजिशन में रहना नहीं आता है। जो मेच्योर अपोजिशन को कैसे बिहेव करना चाहिए नहीं आता। अरे 2002 से लगातार अगर भारत की राजनीति में इन 17 सालों में सबसे ज्यादा गाली किसी नेता को दी है कांग्रेस ने, तो वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आप गाली देते चले गए और जनता उन्हें गले का गहना बनाती चली गई। 2002 के गोधरा से लेके उसके बाद के 2003, 4, 6, 7 याद करिए क्या क्या इंटरव्यू में भी इस तरह की बातें पूछते थे, किस ढंग के ये लोग आक्रमण करते थे। फिर मौत का सौदागर से लेके 2013 में तू चाय बेच वगैरह वगैरह जो कुछ हुआ, मगर हुआ क्या? सुधांशु जी तो बढ़ते चले गए। एक वो जो पुराना शेर है ना, संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, 1000 भारतीय लोग मरे थे। अरे भाई संजय जी सुनिए ना, वो सब विश्लेषण आप छोड़िए। अभी तो हम एक ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं। ये 17 साल का मतलब होता है जिन लोगों की उम्र 28-30 साल से कम है, 1000 लोग उन्होंने अपनी लिविंग मेमोरी में सिर्फ मोदी जी को गाली खाते देखा है कांग्रेस से। और उसके साथ एक और चीज देखी है, मोदी जी को बढ़ते देखा है और कांग्रेस को घटते देखा है। तो इसे एक लाइन में कहना चाहूंगा मैं संजय जी कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अरे देखिए ना, दवाई में कुछ गलती है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी आप नेहा जी को भी दोष दिए जा रहे थे और सबको दोष दिए जा रहे थे। उसे कहते ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, अरे जो दिल खोजूं आपना मुस्सा बुरा ना कोई। अरे हकीकत देखिए ना, आप कह रहे हैं मोदी जी ने देश के टुकड़े कर दिए और देश के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वालों के साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े। सुनिए, यही तो समस्या है ना। आप कहते हैं समाज का विभाजन, आप लगातार बोल रहे हैं, यही हाल है साहब। ये 12-13 मिनट के प्रोग्राम में आप ही बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट संजय झा जी, सुधांशु जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं काउंटर लेने आपके पास आऊंगी, बोलिएगा। मैं आऊंगी संजय झा, आपके पास काउंटर लेने जरूर आऊंगी। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुधांशु जी आइएगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं समस्या क्या होती है। कहीं नहीं जा रहे हैं। समस्या क्या होती है, ये कहते हैं कि मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं और देश भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वालों के साथ वो खड़े नजर आते हैं। फिर ये कहते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ये अनिल अंबानी किसके जमाने में बने? ये 2014 के बाद बने हैं क्या? 2014 के बाद तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, अरबपति खरबपति बने आपके जमाने में। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार, जिसको कांग्रेस ने समर्थन दे रखा था और समर्थन ले रखा था यूपीए 1 में, तब वो यूपी डेवलपमेंट काउंसिल के इंपॉर्टेंट इनवाइटेड सदस्य बनाए जाते हैं आपके जमाने में। दिल्ली की वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता आपके जमाने में। सबसे बड़ा वो दादरी प्रोजेक्ट मिलता है यूपी में आपके जमाने में। और इसलिए मेरा ये मानना है, जब आप कहते ये इसमें एक भी चीज झूठ बोली है क्या? इसमें एक भी चीज झूठ बोली है क्या? या नहीं थे क्या सपा की उस सरकार में 2003 से 7 वाली सरकार में अनिल अंबानी यूपी के उसमें उनको दादरी प्रोजेक्ट नहीं मिला था? अभी जवाब देता हूं। क्या शीला दीक्षित जी के जमाने में? इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आपकी कथनी करनी में इतना अंतर नजर आता है जवाब देता हूं, तो आपकी गाली निकलती आपके मुंह से गाली की तरह है और वो जनता तक पहुंचते मोदी जी के गले का गहना बन जाए। मैं वही सवाल उठाना चाहती हूं कि जब मुद्दे इतने ज्यादा हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि कई मुद्दे हमारे पास उठाने के लिए, तो फिर इस तरह के मौके क्यों दिए जाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम अपशब्दों को इस्तेमाल करके जनता को अपने पक्ष में कर लेते हैं? ऐसे मौके विपक्ष क्यों देता है? हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर मौजूद है। डॉक्टर नवल किशोर, क्या आरजेडी को भी यही लगता है कि सियासी फायदे के लिए, जो बात कांग्रेस भी कह रही है कि भाई सियासी फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने ऊपर हुए हमले को देश के एक समुदाय के साथ जोड़ रहे हैं, उनका अपमान बता रहे हैं सियासी फायदे के लिए?
देखिए, वो चाहे कुछ भी बताएं, वो जाने, उनके विषय में देश तय कर चुकी है कि ये चौकीदार ऐसा है जो नीतीश कुमार जनादेश की चोरी करते हैं तो सबसे पहले बधाई देते हैं। जब सृजन में घोटाला होता है तो उनके वित्त मंत्री चौकीदार थे, वहां पर सुशील कुमार मोदी चौकीदार थे, नीतीश कुमार चौकीदार थे। जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रेप हो रहा था तो उनका एक एक मंत्री वहां चौकीदारी कर रहा था। अभी हाल फिलहाल की घटना है जो कि महाराजगंज का एमपी जो चौकीदार लिखा है उस पर फर्जीवाड़ा का केस हुआ है। तो तमाम तरह के घोटाले जो हुए हैं, तो उसकी बात अगर करें तो चौकीदारी उन घोटालों के कर रहे थे, उस तरह के अपराध का कर रहे थे, उस तरह के संगीन कृत्यों के लिए कर रहे थे। और चौकीदार करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। चौकीदार समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो चौकीदार के चेहरे में नकाब में छुपकर देश की जनता को गुमराह कर रहा है, यह उससे सवाल है। बेरोजगारी, नवल किशोर साहब यही क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने यही तो कहा कि अगर मेरा नाम लेकर, नवल किशोर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज चौकीदारों से जब सीधा संवाद किया, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर हमला करते। जब आप चौकीदार के साथ नाम लेकर बात करते हैं तो चौकीदारों से जिनसे वो बात कर रहे थे वो कहते हैं कि अब तो हमारी तरफ भी संदेश से देखा जा रहा है। ये पूरे समुदाय पे सवाल उठाने वाली बात हो गई क्या? ये मैं नहीं कह रही सर। कहते हैं कि चौकीदार चौकन्ना है। चौकीदार कैंपेन किसने शुरू किया? मोदी जी ने शुरू एक मिनट, मेरे साथ सोनल मानसिंह भी जुड़ी हुई है। कोशिश तो मोदी जी, मेरे साथ सोनल मानसिंह जी भी जुड़ी हुई है। ठीक है नवल किशोर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सोनल मानसिंह जी, जब संजय झा अपनी बात रख रहे थे आपने हाथ उठाया था, आपको जोड़ना चाहती थी इसमें। एक मिनट डॉक्टर नवल किशोर, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त होगा सर, आई विल कम टू यू लेटर। थोड़ी सी डिग्निटी दिखाएं सर। एक और हमारे साथ हमारी वरिष्ठ यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद है, उनके लिए थोड़ा सा सम्मान हम सब दिखाएं। सोनल मानसिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर। सोनल जी, आप क्या बात रखना चाहती थी? जिस वक्त संजय झा से मैं बात कर रही थी मैंने देखा जी, आप अपनी कोई बात रखना चाहती थी। नेहा जी, कम से कम आपकी नजर इनायत मेरे पे पड़ी तो सही, क्योंकि ये सारे जो महारथी हैं उनका वाक युद्ध चल रहा है। आपने एक सीधा प्रश्न पहले पूछा कि जो गालियां दी जाती हैं वो गहना बन जाती हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा, वो हाँ या ना? तो उसकी जगह सब पैराग्राफ्स पढ़ते चले गए, ये इन लोगों की वो जो भी है। मैं पहले कहती हूँ हाँ एक शब्द में, और मैं बताती हूँ क्यों। आप थोड़ी धैर्य रखिए, धीरज रखिएगा। शंकर शिव शंभू भोलेनाथ जिनकी शिवरात्रि अभी गई, उनके गले में और हर जगह सांप हैं। उन्होंने जाके विषपान किया, तो ये जो सांप है वो उनके गहने हैं, और ये सांप भयंकर विषैले नाग हैं, कोबरा। तो जो गहना बना सकता है ऐसे भयंकर विषैली चीज़ों का, तो विषैली गालियों के गहने बनाने में मुझे तो कोई उनकी दिक्कत लगती नहीं है। और देखिए, वो बुद्ध ने भी कहा था कि इतनी गालियाँ जो मुझे मिल रही हैं, उनके शिष्य ने पूछा आनंद ने कि ये गालियाँ बक रहा है सामने खड़ा होकर ये आदमी। उन्होंने कहा मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ, वो तो गालियाँ उसी को दोबारा जा रही हैं। तो क्या है कि देखिए, किसी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन डॉक्टर अमर्त्य सेन की एक वो है किताब है, उसका टाइटल है। मुझे लगता है कि हम लोगों की आदत है और आर्ग्यूमेंट करना अच्छा होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव होना और बेतुकी बातें करना और उसको खींचते चले जाना, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, और मेरा नज़रिया अलग है देखने का। इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया आज, सोनल जी। बल हो, आत्मशक्ति हो, जो बात आपने कही जी, वो इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया, क्योंकि आप राजनेता नहीं हैं, आपका नजरिया चीजों को देखने का बहुत अलग है। मैं संजय झा जी के चेहरे पर एक मुस्कान देख पा रही हूँ, कितना आपकी बात से सहमत हुए हैं, और जो आपने बहुत ही बेहतरीन एक उदाहरण दिया है, बहुत विजुअली दिमाग में एक चीज आ रही है। मैं जानना चाहूंगी कि संजय झा उस पर क्या कहते हैं। नवल किशोर भी कुछ कहना चाहिए? हम तो पूछेंगे, देख रहे हैं आप। और आज का हमारा सवाल, क्या प्रधानमंत्री वाकई गाली को गहना बना देते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष आखिर पीएम की पिच पर आकर क्यों खेल रहा है, क्यों मौके दिए जा रहे हैं? क्या इस बार भी 2014 की तरह 2019 में विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, सेल्फ गोल की तैयारी में है? इस बीच हम आपको बता दें, आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। 14,000 करोड़ की पीएनबी घोटाले का भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार को कड़ी मशक्कत के बाद ये कामयाबी हाथ लगी है। लंदन में खुलेआम घूम रहे नीरव मोदी
मोदी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन की सरकार पर जमकर दबाव डाला और आखिरकार नीरव मोदी अब लंदन पुलिस की हिरासत में है। लंदन की कोर्ट ने फिलहाल उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है और सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश में है, लेकिन इस मसले पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। राजवंशी लोग और ये जो शहजादे शहजादियां घूम रहे हैं, इनसे ज़रा पूछ लो कि अपने मामा कतरोची को उन्होंने जो है वो भगाया ही नहीं था, बल्कि उसको जो है उसके रेड कॉर्नर नोटिस को भी ख़त्म किया था। हम तो जो है वो अगस्ता वेस्टलैंड की जो घोटालेबाज और बिचौलिया था उसको भी घसीट करके कॉलर पकड़ करके लाए, और बिचौलिए होंगे वो कॉलर पकड़ के आएंगे, कानून के शिकंजे में आएंगे, कोई बचेगा नहीं। बड़ा काम करते हैं भाई ईडी। आज के दिन जब इलेक्शन आ जाती है ना तो ये पहुंच जाते हैं। नीरव मोदी गिरफ्तार हो गया लंदन में, मेहुल चौकसी भाग गया, फलाना भाग गया, ढिमकाना भाग गया, मगर आज देश भर में चौकीदार फलाना, चौकीदार ढिमकाना नाम लगा के आ रहे हैं। जब इतने सारे चौकीदार हैं देश में तो ये लोग भाग कैसे गए, चोरी कैसी हुई? हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। संजय झा अब हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर नवल किशोर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या नीरव मोदी की गिरफ्तारी ने यह साबित किया है कि पीएम मोदी सफल चौकीदार चौकन्ना है? देखिए, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने इस डिबेट में जो लोग बैठे हुए हैं उसका हकमारी आपने किया है। पिछले 50 मिनट में मात्र आपने 1.5 मिनट टाइम दिया है। जिस चौकीदार शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जगह पे आरएसएस के एक विचारक को रखे हैं जो खुद भाजपा का चौकीदारी कर रहा है। आरएसएस को बैठाने का क्या मतलब है? आप किसी चौकीदार को ही बिठा लेते। आपका डिबेट में मुद्दा तो है कि हम तो पूछेंगे, लेकिन आप तय करते हैं कि हमारे बॉस जो बोलेंगे वही हम पूछेंगे। आप डिबेट का कोई एक तौर तरीका रखिए जिससे मुद्दे पे बात हो। आप भी मोदी पे बात करना चाहते हैं, आपके बॉस भी मोदी पे बात करना चाहते हैं। आप बात नहीं करना चाहते, मोदी को ही तो हटाना है आपको। और क्यों नवल किशोर जी, पूछेंगे जो महागठबंधन अटका हुआ है बिहार में, उसको किस लिए बना रहे हैं? मोदी को हटाने के लिए बना रहे, नहीं बना रहे नवल किशोर जी? नोटबंदी में इतने लोगों को कैसे जान प्राण गई? हम पूछेंगे कि आपके साथ रहने वाले ने जनादेश का चोरी कैसे किया? ये बोलते हैं कि बीजेपी के लोग चौकीदार लिख रहे हैं। आप पूछिए नीतीश कुमार ने चौकीदार नीतीश कुमार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारे चोर हैं, नहीं तो चाटुकार हैं। तीसरा कोई नहीं है। या तो चौकीदार चोर है, नहीं तो चौकीदार के चाटुकार है। ठीक, और सुधांशु जी पूरी सच्चाई है। जवाब दीजिए जो नवल किशोर कह रहे हैं। आप एक नहीं मिनट, जानते आप हैं, हाँ बिल्कुल, आप आपको भी छुपा क्लैरिफिकेशन का मौका दूंगी। ठीक है नवल किशोर जी, आपकी बात का जवाब सुधांशु जी देंगे। नहीं उसकी बात ठीक है, आपको भी मौका दूंगी, लेकिन नवल किशोर जी ने कुछ बातें उठाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि नवल किशोर जी को इस बात पे आपत्ति थी कि उनको कम स्थान दिया गया। मैं विनम्रता से कहूंगा नवल किशोर जी, 543 सदस्यों की संसद में आप 4 सीटों वाली पार्टी है, मैं मुझे मालूम उसके बाद भी आपको इतना सम्मान दिया गया। इसके लिए ऐसा नहीं, इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको। और रही बात इसकी कि आपने कहा नीतीश कुमार वाली बात, अरे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरएसएस जैसा संस्था आपके साथ है जो कि भीड़ हिंसा को सपोर्ट करता है, गो गुंडे को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भेजता है रोज रोज, ये सारे लोग आपके साथ है। हमें समय जहां पे देना है हम दे रहे हैं। नवल किशोर जी के लोग के साथ आपके नेता, अब मैं बोल सकता हूं, देश का गरीब दलित या आप आरजेडी शैली में बहस करना चाहते हैं? हमारे नेता नवल किशोर जी, या आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे सीबीआई का केस किस सन में हुआ था? मोदी और अरे बोलिए ना, किस सन में हुआ था? बिहार से भगा दिया था। आप क्यों? अरे बोलिए किस सन में हुआ था? हमारी सरकार में हुआ था क्या? 1995 में हुआ था। की तरह निर्लज देवेगौड़ा और गुजराल की सरकार में जेल गए थे। क्या बात करते हैं भाई? बेशर्म की तरह क्यों? और उसके बाद दोष हमको दे रहे हैं। गजब का तर्क है भैया। सुप्रीम कोर्ट जेल में चले गए जब कांग्रेस समर्थित जनता दल की दीजिए सुधांशु जी को जवाब देने का। अपनी सरकार ठीक है नवल किशोर जी, और दोष दे रहे हैं मोदी जी को। नवल किशोर जी आपकी बात का जवाब देंगे सुधांशु जी, उनको सुनिए, फिर काउंटर के लिए मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए नवल जी की बात का। जरूर। देखिए नवल जी, मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं फिर आपसे, ये श्री लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब दायर हुआ था और सीबीआई का केस कब दायर हुआ?
कब जेल गए थे? क्यों करते हो? जनता दल की सरकार में, क्यों करते हो? जिसमें आप थे, आप सरकार में शामिल थे भाई। देवगौड़ा और गुजराल की सरकार में 1996 में जेल गए और दोस्त मोदी जी को 2014 के बाद आने के, उससे पहले इतनी बार जेल की यात्रा करके आए। अचानक 2014 के बाद ये इतने बड़े गंगा नहाए हो गए क्या अब अगर जेल चले गए या मुकदमा हो गया, केवल पूछताछ हो गई? और मैं पूछना चाहता हूं नवल किशोर जी, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के 1990 में, तो कहते थे गरीब गुरबा का सीएम हूं। अब वो गरीब गुरबा की सरकार का मुखिया, उसका परिवार, ना आपकी बात समझ आ रही है ना सुधांशु जी की बात समझ आ रही है। एक मिनट नवल जी, सुधांशु जी, आप दोनों की बात नहीं समझ आ रही है। करोड़ का बंगला, आप दोनों की बात नहीं समझ आ रही है, एक एक करके बात रखिए। नवल जी, आप लोग चाहते हैं आपकी बात ऑन एयर जाए, लोग समझे, तो एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए। मैं 40 सेकंड दे रही हूं सुधांशु जी को, नवल जी आपकी बात की जवाब देने का, फिर मैं आपके पास आऊंगी, 40 सेकंड आपको दूंगी, आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा। एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है आप दोनों क्या कहना चाहते हैं। सुधांशु जी, जो बात नवल किशोर जी ने पहले उठाई उसका जवाब दीजिए और फिर मैं नवल जी से उसका जवाब लूंगी। हाँ बोलिए। बिल्कुल जवाब देता हूं। नीतीश कुमार जी की जिन्होंने बात कही, नीतीश कुमार को नेता मान के चुनाव हुआ था, और जब आप नीतीश कुमार से अलग होने लगे तो जनमत की चोरी आपने की। और चौकीदारी की जहां तक बात है, आप कह रहे हैं दुरुपयोग करने की बात है, तो चौकीदार और चोर में अंतर क्या होता है कि लालू यादव जी सीएम बने थे तो गरीब गुरबा के सीएम कहलाते थे अपने को, और देखते देखते वो परिवार बिहार का सबसे धनी परिवार, बगैर कुछ किए धरे सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े यहां दिल्ली के उस इलाके में बंगले बन गए, वाह भाई वाह, छतरपुर में फार्म हाउस बन गए। ये गरीब गुरबा है, इसलिए देश की जनता बहुत समझदार है नवल किशोर जी, वो देखती है कौन ईमानदारी से चौकीदारी कर रहा है और किसने छलावा करके मजबूर सरकार बनाई और अपनी झोली भरपूर भरी। आपको पता चला कैसे चला? हाँ, ये जितने नीरव मोदी और विजय माल्या भागे थे, सब चोर चौकीदार को देख के भागता है। उससे पहले की सरकार में तो मजे से चल रहे थे, सब मिलीजुली बातचीत चल रही थी। विजय माल्या लेटर लिख रहे थे प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को, कि भाई आपकी कृपा से मेरी बैंकरप्ट कंपनी को और लोन मिल गया, और आप देखिए आगे हमारे डर से अब पकड़ के भी हम ही ला रहे हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। आपने नवल किशोर जी एक सवाल उठाया था आरएसएस के ऊपर भी, उससे संबंधित सवाल था। मेरे हिसाब से तो जो इस देश का नागरिक है, जिसे हम आमंत्रित करते हैं, जो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेता है, वो इस शो पर आकर के बैठते हैं। लेकिन क्योंकि सवाल आपका संगीत रागी को लेकर के था, तो प्रोफेसर रागी जवाब दीजिए। किसी किसान संघ को आपने बुलाया? किसी ट्रेड यूनियन को बुलाया? बुलाते हैं सर, चौकीदार को बुलाया? नवल जी, आप पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, आपको पता है बजट से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं सर। ठीक है, प्रोफेसर रागी का जवाब लीजिए। नवल किशोर साहब, प्रोफेसर रागी का जवाब लीजिए सर। एक मिनट, नहीं, प्रोफेसर नवल किशोर, आप प्रोफेसर हैं, आराम से जवाब लीजिए। एक मिनट, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। आप जो नवल जी कह रहे हैं बात, वो बहुत उद्वेलित है, आपकी प्रेजेंस से बहुत उद्वेलित है। की सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ डिबेट में आप लॉ एंड ऑर्डर नवल, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और इस देश के उसके राष्ट्रवाद पर किसी को ये, उसके विपक्षी भी उसके राष्ट्रवाद पे थोड़ा सा धैर्य, भाजपा वाले भी कहते हैं धैर्य, दुनिया का, आप सर क्या बात करते हैं? भाजपा भी दुनिया का बड़ा पार्टी है, मैं बोल तो लूं ना, दुनिया का बड़ा नेता है। ये नवल मैं बोल तो लूं ना, कहां से बड़ा हो जाता है नवल? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, नहीं नवल जी सुनेंगे जल्दी से। ऐसा है कि जो कोई भी इस देश का नागरिक है, वह किसी भी टेलीविजन डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए है, और हम किसी आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बुलाए गए हैं। ये चैनल की प्रेरोगेटिव है कि वो किसको बुलाता है या नहीं बुलाता है। और दूसरी बात, जहां तक आरजेडी का है, वो एक पार्टी नहीं है, वो एक फैमिली पार्टी है, वो कोई राजनीतिक पार्टी